admissions against person making them and by or on their behalf. Admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them. जैसे पहले बताया कि जो बंदा एडमिट करता है उसके अगेंस्ट उसको साबित किया जा सकता है और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट होगा उसके खिलाफ, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम। लेकिन अपनी फेवर में वो एडमिशन साबित नहीं कर सकते और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। लेकिन यहां पर उसने 3 केसेस बता दिए हैं कि जहां पर कोई भी बंदा अपनी फेवर में एडमिशन कर सकता है और वो एविडेंस में एडमिसिबल होगा। फर्स्ट, an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it is of such a nature that if the person making it were dead, it would be relevant as between third persons under Article 46। यहाँ पर ये डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रहा है। डाइंग डिक्लेरेशन इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों उम्मीद है कि हम पढ़ रहे होंगे। तो डाइंग डिक्लेरेशन भी और उसके अलावा जो पूरा का पूरा आर्टिकल 46 मौजूद है, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी प्रोविजंस हैं वो एक बंदा अपनी फेवर में एडमिट कर सकता है। आपको मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक दुकानदार है, ठीक है, उसने अपने खाते मेंटेन किए हुए हैं, उसने पूरे रजिस्टर रखे हुए हैं कि ये जी अप्रैल 2021 का है, ये मई 2021 का है, ये जून 2021 का है। अब जो भी चीज क्रोनोलॉजिकली चल रही होती है दैट इज ऑलवेज एन एविडेंस, चाहे वो किसी बंदे की फेवर में है चाहे वो किसी बंदे के अगेंस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बंदे के खिलाफ रिकवरी सूट फाइल कर देता हूँ कि इसने मेरे इतने पैसे देने हैं। अब मेरे पास सबूत क्या है? मेरे पास सबूत सिर्फ वो एक कॉपी है जिसके ऊपर मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है। जिस बंदे के खिलाफ मैं क्लेम कर रहा हूँ उसका कोई सिग्नेचर भी उसके ऊपर नहीं है, ना उसने कोई चीज एडमिट की हुई है कि मैंने पैसे देने, लेकिन वो चीज मैं क्रोनोलॉजिकली मेंटेन कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे मेंटेन कर रहा हूँ। तो उसकी जितनी भी एंट्रीज होंगी दे आर एडमिसिबल इन एविडेंस अंडर आर्टिकल 46, ठीक है। 46 में डाइंग डिक्लेरेशन भी है, लेकिन कोई 6-7 उन्होंने और चीजें भी दी हैं कि जो कि रेलेवेंसी जिनकी बनती है एविडेंस में, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 46 की बात की हुई है और विद स्पेसिफिक रेफरेंस अगर वो बंदा जो है वो मर गया, यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। तो आपको पता है कि डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर जिसको भी वो नॉमिनेट करेगा या जो भी अपनी डेथ के हवाले से वो बताएगा उसको सच समझा जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन या आर्टिकल 46 में कोई भी बंदा अपनी फेवर में एडमिशन कर सकता है। उसके बाद an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or in issue made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। अब इसने कुछ इलस्ट्रेशंस यहाँ पर दी हैं, ये भी हम पढ़ सकते हैं और इसके अलावा बाकी चीजें भी हम देख सकते हैं, ठीक है। आपको याद होना चाहिए हमने प्ली ऑफ एलिबाई पढ़ा था। प्ली ऑफ एलिबाई के अंदर फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल वाली बात हमने पढ़ी थी, यानी कि मैं उस वक्त उस जगह पर मौजूद था कि ये इम्प्रोबेबल बना रहा है कि मैंने ये ऑफेंस कमिट किया हो, ठीक है। तो इसकी मैं 12 दफा एग्जांपल्स दे चुका हूं। जैसे कि अभी 10:30 बज रहे हैं, अगर मेरे खिलाफ FIR हो जाती है कि 10 बजे मैंने लाहौर में एक ऑफेंस कमिट किया और 10:30 बजे मैं अपना सबूत दे देता हूँ कि मैं जी पिंडी में था, तो डेफिनेटली ये कोई केस नहीं बनता। अब ये बेसिकली इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है, इट कुड बी माई स्टेट ऑफ बॉडी कि मेरी बॉडी की स्टेट फिजिकल प्रेजेंस बहुत दूर है। इसके अलावा स्टेट ऑफ माइंड मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और वो फिर इस तरह की होगी जो कि बाय कंडक्ट रेंडरिंग इट्स फॉल्सहुड इम्प्रॉबेबल, यानी कि जो चीज जो बात मैं बता रहा हूं उसका झूठ होना ये बिल्कुल नामुमकिनात में से है, ठीक है। तो अब ये एडमिशन हो सकता है, ये भी एडमिशन की एक काइंड है। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, अपने बस का टिकट दिखाता हूँ, पासपोर्ट वीजा दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं था, इट कुड बी टेकन एज एन एडमिशन, ठीक है।
अंडर आर्टिकल 34 सब आर्टिकल 2। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स वो लिखी थी, अब था फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग्स। ठीक है, ये आर्टिकल 27 है। इसमें देखें काफी ज्यादा सारी इलस्ट्रेशंस मौजूद हैं। इसकी आपने इलस्ट्रेशन एल एम, ये इलस्ट्रेशंस जो हैं ये इस आर्टिकल के सब आर्टिकल 2 के साथ आपने मिलाकर पढ़नी है। ठीक है, तो ये चीज फिर आपको क्लियर हो जाएगी, या आप इसको कोट कर सकते हैं कि ये इसकी इलस्ट्रेशंस है। थर्ड में कहता है एन एडमिशन मे बी प्रूव बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। इसके अंदर जो ज्यादातर एग्जांपल कोट की जाती है वो रेस जेस्टाई आर्टिकल 19, बड़ी डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसमें वो कहता है कि कोई भी एडमिशन वो प्रूव किया जा सकता है बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। यानी एडमिशन के अलावा अगर उसकी एडमिसिबिलिटी बन रही है तो उसको भी फिर हम एडमिशन ही कंसीडर करेंगे, या फिर कोई भी बंदा अपनी फेवर में ऐसा पीस ऑफ एविडेंस लेकर आ सकता है। इसमें अगेन आप वो एग्जांपल कोट कर लें, प्ली ऑफ एलेबाई वाली भी और रेस जेस्टाई वाली भी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, हाँ, ये अब इसकी इलस्ट्रेशंस आप देख लें। इलस्ट्रेशन सी के अंदर प्ली ऑफ एलेबाई का एक तरह से उन्होंने दिया है। हाँ, इलस्ट्रेशन डी में पढ़ रहा हूं इसकी। ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। अब ए के ऊपर इल्जाम है कि भाई इसने जो है वो स्टोलन गुड्स रखी हुई हैं और इसको पता था कि ये स्टोलन है। ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू। अब वो ऑफर कर देता है कि मैं साबित कर सकता हूं कि मैंने उनकी वैल्यू के नीचे उनको फरोख्त नहीं किया। आपको पता है कि चोरी का जो माल होता है वो बंदा सस्ता भी बेच देता है क्योंकि उस पर अपने पैसे नहीं लगे होते। उसने कहा जी कि मैंने इनको अपनी इनकी प्राइस से नीचे नहीं बेचा, जिसका मकसद वो ये बताना चाह रहा है कि ये चोरी की नहीं थी। ए में प्रूव दी स्टेटमेंट्स दो दे आर एडमिशंस बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट्स एंड इशू। ठीक है, तो ये एडमिशंस हैं लेकिन ये अपनी फेवर में साबित कर सकता है क्योंकि ये बेसिकली एक्सप्लेनेटरी हैं उसके कंडक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपना अच्छा कंडक्ट बताकर, आपको याद होगा वही आर्टिकल जो मैंने रेफर किया 27 में, उसमें इल विल और गुड विल की बात हो रही है। ठीक है, उसमें बोनाफाइडी की बात हो रही है, गुड फेथ की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी वही बात बेसिकली रिपीट हो रही है, गुड फेथ वाली। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये रेलेवेंसी आ जाएगी। When oral admissions as to conduct of documents are relevant, आर्टिकल 35 बहुत आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है। इसमें वो सिर्फ ये कहता है कि जहां पर आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट मौजूद है, इन फील्ड है, एनफोर्स है, तो उसके हवाले से आप ओरल एडमिशन नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर मेरा एक बंदे के साथ एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट अभी इंटैक्ट है, उसके अंदर वो टर्म्स कंडीशन हमने लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन मैं बाद में जाकर कहता हूँ जी कि उससे हटकर कोई बात करता हूँ जो कि उन टर्म्स कंडीशन के मुताबिक नहीं है, उससे डिफरेंट सिचुएशन है, तो ये आर्टिकल मना कर रहा है। ठीक है, वो कहता है कि इसको मैं पढ़ने लगूं, ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलेवेंट। डॉक्यूमेंट के कंटेंट के हवाले से कि भाई क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, इसके अंदर ओरली कोई एडमिशन नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास रिटर्न पहले ही मौजूद है। Unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document। अब सेकेंडरी एविडेंस के लिए आपको आर्टिकल 75 76 यूएसओ देखने पड़ेंगे। जो पार्टी ओरली एडमिशन करना चाहती है वो कोर्ट के अंदर जाकर ये कहती है कि भाई वो डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, उसको आग लग गई है, ठीक है, या वो ओरिजिनल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से वो तो मैं पेश नहीं कर सकता, तो इस वजह से अब मैं ओरली जो है वो आपको एविडेंस देने आए। अगर तो वो ये चीज पर सेटिस्फाई कर ले कोर्ट को, फिर वो ओरल एविडेंस उसका दे सकता है। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट मौजूद है, इन फील्ड है, इंटेक्ट है, तो फिर ओरल एडमिशन उसके हवाले से नहीं आ सकता। ठीक है, अंडर द रूल्स हेयरइन आफ्टर कंटेन्ड और अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन। दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो डॉक्यूमेंट जिसके हवाले से ओरल एडमिशन
देने की कोशिश की जा रही है, तो जो बंदा ओरल एडमिशन देगा वो कहता है कि ये डॉक्यूमेंट ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, अब वहां पर एक रेंट एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। अब लैंडलॉर्ड क्या कहता है जी कि किराया 50,000 रुपये है, टेनेंट कहता है जी कि नहीं किराया तो मैं 20,000 रुपये पे करूं शुरू से। अब वो मालिक मकान एग्रीमेंट ले आता है, ठीक हो गया। अब अगर किराएदार ये कहे कि ये एग्रीमेंट जाली है, ये बोगस है, मैंने इसके साथ कभी रिटर्न एग्रीमेंट किया ही नहीं, ठीक है, तो फिर वो एक और चीज आ जाएगी, फिर वो ओरल एडमिशन दे सकता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर सिचुएशन अराइज होगी। लास्ट आर्टिकल है आज के लेक्चर का, एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। कहता है इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given or under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given। अब इसके अंदर ये बड़ी अजीब सी बात लगती है पढ़ने में कि कोई भी ऐसा एडमिशन रेलेवेंट नहीं है जो कि किसी भी एक्सप्रेस कंडीशन के साथ हो कि भाई इस एडमिशन का एविडेंस हम नहीं देंगे। अब इसके अंदर जो रीजन बताई गई है लॉ के अंदर, वो ये बताई गई है कि बाजुकात सिचुएशन ऐसी होती है कि पार्टीज जो है वो एग्रीमेंट कर लेती है, वो एग्रीमेंट जो है वो अंडर इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, वो कॉम्प्रोमाइज उस टाइम जो है वो बगैर सोचे समझे भी हो सकता है। उस टाइम हो सकता है कि पार्टीज की कंसिडरेशन ये हो कि यार चलो मामले को हम खत्म करते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में हो सकता है कि वो कहें कि नहीं ये तो हमसे गलती हो गई है, हो सकता है कि वो उस एडमिशन से रिट्रैक्ट करने की कोशिश करें, हो सकता है कि आउट ऑफ द कोर्ट जिस कंसिडरेशन के साथ उन पार्टीज ने वो एडमिशन किया था कोई एक पार्टी उससे मुकरना शुरू हो जाती है, कोई भी रीजन इसमें हो सकता है। तो इस वजह से इट इज ऑलवेज डेंजरस और कोर्ट इस तरह के एडमिशन को एंटरटेन नहीं करेगी जहां पर पार्टीज की ये कंडीशन हो कि ये एडमिशन तो हम कर रहे हैं लेकिन इसका कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको मना किया गया है कि सिविल केसेस में ऐसा एडमिशन वो रेलेवेंट नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में इसने वो बात की है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी और वकील फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर आर्टिकल 9 है शायद, मैंने असल में ये एविडेंस एक्ट खोला होता है अपने पास इंडियन, इसके अंदर वो सेक्शन लिखा हुआ है 126, तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का ये आर्टिकल 9 था या 12 था, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो वकील के हवाले से, ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि इस सेक्शन के अंदर जो भी बात की गई है तो वो किसी भी बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी या वकील को एग्जेम्प्ट नहीं करती, ठीक है। हाँ ये कोई मुझे बता रहा है कि आर्टिकल 9 है, तो आर्टिकल 9 ही हो गई, ठीक है। तो किसी भी वकील को एग्जेम्पशन नहीं है कि अगर उसको कंपेल किया जाए एविडेंस देने के लिए तो फिर वो एविडेंस उसका ना दे, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी पहले अपने लेक्चर में ही बताया था कुछ देर पहले कि ये भी अंडर कंसिडरेशन आ सकता है कोर्ट के कि एक वकील को इख्तियार है एडमिशन करने का अपनी पार्टी के बिहाफ पर या फिर नहीं है, ठीक है। तो उसमें आर्टिकल 9 में ये लिखा हुआ है कि नॉर्मली प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, चाहे कोई बंदा उसका क्लाइंट है या क्लाइंट रह चुके, ठीक हो गया, तो उसकी कोई भी बात वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। हाँ अगर कोई क्राइम वो कमिट करता है या ड्यूरिंग दी उसकी जो वकालत है, यानी कि वो जब तक उसका वकील है उसके दौरान अगर कोई चीज ऐसी सामने आती है जो कि इंक्रिमिनेट कर रही है क्लाइंट को, तो ड्यू टू पब्लिक पॉलिसी वो फिर कोर्ट में आके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी मुशक्कत तलब लेक्चर था, तो आप लोगों ने भी काफी हौसला दिखाया सुनते हुए सारा, तो मुझे भी काफी टाइम लगा इसको प्रिपेयर करने में। तो अब ये है कि इन चीजों को याद रखिएगा, इट्स नॉट अबाउट लॉ गेट या फिर एलएलबी एग्जाम, ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये इसके ऊपर काफी ज्यादा आप ये कह लें कि काम हो चुका है, और ये लॉ ऐसा है कि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। लेकिन ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप क्यूएसओ को समझ जाते हैं तो एक तो ये कि लॉ के ऊपर ग्रिप मजबूत होगी और आपको बड़ी इज्जत की निगाह से भी देखा जाएगा, क्योंकि इसको मदर ऑफ लॉस क्यूएसओ को कहा जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप बार बार पढ़कर चीजों को देखकर इसको आप मास्टर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।